देखिए बच्चों, पिछली लेक्चर में हमने परावर्तन के बारे में अध्ययन किया था। इस बार हम दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। दर्पण मतलब मिरर। तो देखिए, दर्पण क्या होता है कि कोई हमारे पास पारदर्शी कांच है जिसमें आर पार दिख रहा है, एक तरफ से देखने पर दूसरी तरफ का दिख रहा है। तो उस पारदर्शी कांच के एक तरफ परावर्तक पदार्थ से क्या कर दें, पॉलिश कर दें, यानी रजत पॉलिश कर दी जाए, तो हमारे पास जो कांच होगा वो क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। अब दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले बात करते हैं हम समतल दर्पण की। समतल दर्पण क्या होता है? कोई हमारे पास समतल प्लेन कांच है, उसके एक तरफ भाग को क्या कर दें, रजत पॉलिश कर दी जाए, तो हमारे पास क्या होगा, वो समतल दर्पण। अर्थात परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। समतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है। जैसे हम घरों में कांच शीशा देखते हैं, अपना चेहरा आईना देखते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण। नेक्स्ट बात करते हैं हम गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण क्या होता है? जिसमें परावर्तक पृष्ठ वक्राकार होता है। परावर्तक पृष्ठ वक्राकार होता है, अर्थात कर्व के रूप में होता है। तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, या दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, किसी खोखले पारदर्शी कांच, हमारे पास कोई खोखला गोले जैसा कोई कांच है, किसी खोखले गोले जैसे कांच के हमने दो भागों को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, काट लिया। अब उनको एक तरफ से क्या कर दिया, रजत पॉलिश कर दिया। मान लिया इसको इधर से और इसके इधर से, तो हमारे पास दो दर्पण प्राप्त हुए। एक तो ये वाला और एक इसे बोलते हैं हम अवतल दर्पण और इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। इसका दूसरा नाम अभिसारी दर्पण। अभिसारी मतलब प्रकाश किरणों को एक जगह किसी बिंदु पर फोकसित करना, मिलाना, ये क्या कहलाता है, अभिसारी। और इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। अपसारी का मतलब प्रकाश किरणों को फैलाना। तो देखिए, गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोले वाले कांच के किसी भाग को काटकर उस पर रजत पॉलिश कर दी जाए तो गोलीय दर्पण कहलाता है। दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, उत्तल को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, अर्थात कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए बच्चों, अवतल दर्पण क्या होता है, जिसके उभरे हुए भाग पर, देखो ये वक्राकार पृष्ठ है, इसका ये उभरा हुआ भाग दिख रहा है, इस उभरे हुए भाग पर क्या है, रजत पॉलिश है, पॉलिश की जा रही है, तो इसे कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। अर्थात वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर रजत पॉलिश की जाती है, अर्थात जिसका दशा हुआ भाग परावर्तन का कार्य कर रहा है, उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। और जिसके दसे हुए भाग पर रजत पॉलिश की जाती है, वह जिस उभरा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करता है, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, उसे उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण कहते हैं। अब देखिए, यहां कुछ परिभाषाएं होती हैं। तो गोलीय दर्पण में कुछ परिभाषा क्या होंगी वो हम बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले ये किसी खोखले गोले से बनाए जाते हैं, इसलिए खोखले गोले का केंद्र क्या है, ओ। तो कुछ परिभाषाएं, दर्पण में कुछ परिभाषाएं आती हैं, कौन कौन सी आती हैं वो हम आपको यह बता देते हैं। तो सबसे पहले द्वारक। देखिए, द्वारक क्या होता है,
द्वारक का मतलब जो हमारे पास गोलीय दर्पण दे रखा है, तो उसका जो चाप, ये एक चाप के रूप में दिख रहा है हमें। किसके रूप में दिख रहा है? चाप के रूप में दिख रहा है। तो इस परावर्तक पृष्ठ के चाप को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। द्वारक कहते हैं। जैसे ये हमारे पास अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण, तो ये चाप ए बी, ये वाला भाग या इसमें ये वाला भाग क्या कहलाएगा? यहाँ द्वारक। तो द्वारक क्या होगा? ए बी भाग है जो क्या होगा? यहाँ पर द्वारक होगा। सेकंड, ध्रुव, पोल। पोल क्या होगा? ध्रुव क्या होगा? जो ये द्वारक दिख रहा है, ये दर्पण दिख रहा है, इसका मध्य बिंदु, द्वारक का जो मध्य बिंदु होगा, दर्पण का मध्य बिंदु होगा ये वाला बीच में, ये क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। और ध्रुव को किससे डिनोट करते हैं? पी से। ध्रुव को किससे डिनोट करते हैं? पी से। तो ये हो गया ध्रुव। थर्ड, वक्रता केंद्र। थर्ड आता है वक्रता केंद्र, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र को डिनोट करते हैं सी से, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए जो द्वारक हमारे पास जो दर्पण प्राप्त हो रहे हैं वो किसी खोखले गोले वाले कांच से प्राप्त होते हैं। तो मान लिया ये हमारे पास द्वारक है, ये खोखले गोले से प्राप्त हो रहा है, तो इसका केंद्र यानी इस गोले का केंद्र यहां पर होगा। इसी प्रकार ये हमारे पास दोनों दर्पण हैं, अवतल और उत्तल। तो ये किसी खोखले गोले से प्राप्त किए गए हैं। तो जिस खोखले गोले से दर्पण बना है, उस गोले का केंद्र ही क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। दोबारा सुन लो कि जिस खोखले गोले से हमने ये जो दर्पण प्राप्त किए हैं, उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। तो मान लिया ये हमारे पास खोखला गोला होता, तो इसका वक्रता केंद्र, यानी इसका जो मध्य बिंदु है, केंद्र, वही क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। तो देखिए इस प्रकार अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र किधर आया? इधर की तरफ, लेफ्ट हैंड, और ये किधर आएगा? राइट हैंड की तरफ। तो वक्रता केंद्र समझ आ गया। तो यानी जिस खोखले गोले वाले कांच से हमने जो दर्पणों को प्राप्त किया है, उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट, मुख्य अक्ष। देखिए हमारे पास ये क्या था? द्वारक। द्वारक पर लिया था ध्रुव, वक्रता केंद्र। अब नेक्स्ट है मुख्य अक्ष। तो देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है? वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, यानी जो वक्रता केंद्र व ध्रुव, सेंटर ऑफ कर्वेचर व पोल को जो लाइन से मिला रही है, इससे गुजर रही है, ये रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष हो गया। नेक्स्ट, वक्रता त्रिज्या, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर,
यानी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, जो वक्रता केंद्र यानी जो गोले की त्रिज्या होगी, तो गोले की त्रिज्या मतलब यहां से देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, वक्रता ध्रुव है, वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी, ये यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका ध्रुव है, दोनों के मध्य की दूरी यानी P व C के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यानी ध्रुव है वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट 6 पॉइंट, फोकस बिंदु। कौन सा बिंदु, फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु क्या होता है ये हम देखेंगे। तो यदि ये हमारे पास पी सी ये दूरी R, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मान लिया कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, इस गोलीय पृष्ठ पर आपतित होती है, तो यहां आपतित होने के बाद दर्पण क्या करेगा, इसका परावर्तन करेगा। क्या करेगा, परावर्तन करेगा। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे फोकस बिंदु कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो वापस देख लो, फोकस बिंदु क्या होता है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, यदि यहां से गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से गुजरेगी, तो वो बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु कहलाता है। ये यहां से ही क्यों गुजरी इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, जैसे मान लिया हमारे पास उत्तल दर्पण, ये P ये C, तो देखिए यहां से कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर क्या होगी, आपतित होगी, तो ये क्या होती है, परावर्तन के पश्चात टकराकर लौट गई, तो इसमें फोकस बिंदु इस तरफ होगा, यानी इसमें फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष से गुजरती हुई प्रतीत होती है, और उस बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस बिंदु F कहेंगे। नेक्स्ट, फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी क्या होती है, फोकस बिंदु वह ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है, इसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो यहां से P व F के मध्य की दूरी फोकल लेंथ F कहलाती है। तो दोबारा सुनिए कुछ परिभाषाएं, सबसे पहले बात करते हैं द्वारक की। तो द्वारक क्या होता है, किसी यानी वक्राकार पृष्ठ जो परावर्तन का कार्य करेगा दर्पण का, उसे द्वारक कहते हैं। द्वारक या दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और जिस गोले से ये दर्पण प्राप्त किया गया है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र व ध्रुव के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इन दोनों से जो रेखा मिला रही है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। और यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है और उसके पश्चात परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, और फोकस बिंदु वह ध्रुव के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। हमेशा फोकस बिंदु C व P के मध्य में आता है, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस बिंदु की दुगनी फोकस दूरी की दुगनी होती है, अर्थात R बराबर
2f, ये रिलेशन हम निकालेंगे, लेकिन अभी थोड़ा इसके बाद, प्रतिबिंब निर्माण के बाद। नेक्स्ट आता है समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। देखिए हमारे पास जो कांच होता है घरों में, वो क्या होता है, समतल दर्पण। उसमें यदि चेहरा देखते हैं तो कैसा दिखता है, मान लिया ये हमारे पास कोई प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, यहां पर कोई वस्तु पिंड है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो ये मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु या बिंब, इसका प्रतिबिंब हमेशा, समतल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है और दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। कहां प्राप्त होता है, दर्पण के पीछे, तो इधर प्राप्त होगा आभासी। तो कैसा दिखता है, हम अपने जैसा है वैसा दिखता है। और दर्पण की ये दूरी जितनी होगी, इस दूरी को बोलते हैं u और इस दूरी को बोलते हैं v, यानी बिंब व दर्पण के मध्य की दूरी को u से डिनोट करते हैं, बिंब प्रतिबिंब। प्रतिबिंब व दर्पण के मध्य की दूरी को v से डिनोट करते हैं। तो बिंब की दूरी, यानी बिंब जितनी दूर स्थित होगा दर्पण से, उतनी ही दूरी पर समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो और क्या दिख रहा है इसमें, प्रतिबिंब जैसा है, यानी वस्तु वैसी है वैसा ही दिख रहा है, ना प्रतिबिंब बड़ा दिख रहा है ना छोटा दिख रहा है। बस और डिफरेंस क्या है इसमें कि यहां पर इसकी दिशा परिवर्तन हो रहा है, वस्तु की किसका परिवर्तन हो रहा है, दिशा परिवर्तन हो रहा है। इसलिए हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। तो प्रतिबिंब बनता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, आभासी बनता है, आभासी या काल्पनिक। देखिए दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, एक वास्तविक बनता है और एक काल्पनिक बनता है। वास्तविक का मतलब क्या होता है, जहां पर प्रकाश किरणें मिलती हुई दिखाई देती हैं, स्पष्ट रूप से जो मिलती हुई दिखाई देंगी प्रकाश किरणें, वो प्रतिबिंब कौन सा होगा, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वहां पर जो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक के साथ हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और जहां पर जबरदस्ती प्रकाश किरणों को मिलाई जाती है, यानी आगे बढ़ा के कल्पना की जाती है, ऐसे प्रतिबिंबों को क्या कहते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और ये काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। तो प्रकृति कैसी हुई, आभासी व सीधा या काल्पनिक व सीधा। और देखिए हमें अपने चेहरे देखते हैं तो इधर का कान इधर दिखता है और इधर का इधर दिखता है, इसको यहां इस प्रकार, इसको क्या बोलते हैं, पार्श्व परावर्तन। क्या कहते हैं इसको, पार्श्व परावर्तन, अर्थात स्थिति परिवर्तन होती दिखाई देती है। ये पहले इधर था, दाई तरफ किधर आ गया, बाई तरफ डॉट आ गया, इसलिए क्या कह देते हैं, पार्श्व परावर्तन, यानी वस्तु की स्थिति परिवर्तन होती हुई दिखाई देती है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी व सीधा व पार्श्व परिवर्तन। आकार कैसा होगा, वस्तु के बराबर, यानी जितना बड़ा प्रतिबिंब है उतना ही दिखेगा हमेशा। और तीसरा एक है, बिंब दर्पण से जितनी दूरी पर होगा उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा, यानी यहां से जितनी दूरी होगी उतनी दूरी ये बिंब से होगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। प्रकृति कैसी होती है प्रतिबिंब की, आभासी व सीधा,
पार्श्व परावर्तन होता है, परावर्तन मतलब दिशा में परिवर्तन हो रहा है, उसकी स्थिति दिशा में परिवर्तन हो रहा है। और आकार वस्तु के बराबर, प्रतिबिंब किसके बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। और बिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर होगा जितनी दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एक और समतल दर्पण की, यहां पर एक क्वेश्चन पूछ लेता है छोटा सा कभी कभी कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। मान लिया ये हमारे पास कोई गोलाकार कांच है, कोई खोखले गोले वाला कांच है, तो इसका समतल भाग प्राप्त, इससे हमें यदि समतल भाग प्लेन कांच प्राप्त करें तो इसका बहुत छोटा भाग होगा, यानी इसका समतल, इससे हम समतल दर्पण प्राप्त करें तो इसका ये बहुत छोटा भाग होगा। ये छोटा भाग होगा तो यानी इसके लिए वक्रता केंद्र बहुत ज्यादा होगी, और जो बहुत ज्यादा होगी यानी जिसको हम यानी गणना करना संभव है, इसलिए क्या कह देते हैं वक्रता केंद्र, यानी इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, अनंत। और दूसरा वक्रता त्रिज्या r किसके बराबर होती है, 2f, या f बराबर r/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी। जब वक्रता त्रिज्या अनंत है तो फोकस दूरी भी क्या होगी, अनंत। इसलिए समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, अनंत। क्यों होगी, मान लिया हमारे पास कोई भी गोलाकार भाग है, उसका समतल लेंगे, समतल भाग लेंगे तो बहुत छोटा प्राप्त होगा, बिल्कुल छोटा प्राप्त होगा, और उसके लिए वक्रता केंद्र देखें, वक्रता तो अनंत पर स्थित होगा, इसलिए वक्रता त्रिज्या क्या होगी, अनंत होगी, और फोकस दूरी भी क्या होगी, अनंत होगी। तो ये हो गया समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, उससे पहले प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे तो उससे पहले प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होंगे। पहला नियम ध्यान से देखना, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारे पास मुख्य अक्ष है, तो कोई प्रकाश किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर कहां पर आपतित हो रही है, दर्पण पर आपतित हो रही है, तो देखिए इसका अभिलंब कहां पर होगा। एक क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है कि इसका अभिलंब कहां होगा, तो इसका अभिलंब होगा वक्रता केंद्र पर। अभिलंब होगा इसका वक्रता केंद्र पर। क्यों होगा अभिलंब वक्रता केंद्र पर, ये मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि जो हमारे पास दर्पण प्राप्त हुआ है वो किसी गोले से प्राप्त हुआ है, गोले का भाग है, यानी गोले की क्या है, परिधि है, और गोले की परिधि से यदि हम कोई त्रिज्या खींचे इस पे, तो परिधि पर हमेशा जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, यानी केंद्र से और परिधि पर कोई भी रेखा खींचे तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का बनेगा। इसलिए ये कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, इस पर ये परिधि है, इस पर आपतित हो रही है, तो परिधि पर ये कौन सा बिंदु हो गया, आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु हो गया, आपतन बिंदु हो गया। इस आपतन बिंदु पर हम क्या खींचेंगे, अभिलंब। तो अभिलंब यानी इस गोले के कहां पर होगा, केंद्र पर। गोले का केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। तो इसलिए यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो उसका वक्रता केंद्र, उसका अभिलंब कहां होगा, सी पर, वक्रता केंद्र पर होगा। तो जितने डिग्री, यानी ये कोण आई, जितने डिग्री ये एंगल से यहां पर आई, उतनी डिग्री से क्या होगी, ये परावर्तित होगी, और परावर्तित होने के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है। कौन से बिंदु से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है। या यदि उत्तल दर्पण है तो इसमें उसी प्रकार ये क्या होगा, इसका अभिलंब, और इसमें ये गुजरती हुई प्रतीत होती है।
तो देखिए पहला नियम ध्यान से, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। अर्थात अवतल दर्पण है तो गुजरेगी और उत्तल दर्पण है तो गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो पहला नियम ये हो गया। सेकंड नियम, यदि कोई प्रकाश किरण, इसका जस्ट विपरीत कर दें, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आपतित होती है तो कहां चले जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। फोकस बिंदु से आपतित होती है तो कहां चले जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। इसी प्रकार यदि ये फोकस बिंदु से आएगी तो कहां चले जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो दो नियम हो गए। तीसरा नियम, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित होती है तो पुनः उसी मार्ग से सीधी लौट जाती है, या जैसे यहां आती हुई प्रतीत हुई वक्रता केंद्र से, तो जैसे आई वापस वैसे ही लौट गई। ऐसा क्यों होता है? देखिए हमेशा किसी भी दर्पण के लंबवत कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वापस वह उसी मार्ग से लौट जाती है। जैसे मान लिया ये कोई समतल दर्पण है तो इसके लंबवत इसका ये मान लिया प्रकाश किरण आई तो आपतन बिंदु कौन सा होगा? ये वाला होगा। आपतन बिंदु ये हो गया तो इस पे अभिलंब भी क्या होगा? ये। तो अभिलंब व आपतित किरण के मध्य एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। और आई किसके बराबर होता है? आर के। तो आर भी कितना होगा? 0 डिग्री।